कभी आपने सोचा है कि एक माँ ही अपने 5 महीने के बच्चे की मौत की कहानी खुद लिख दे, और वो भी इतनी खामोशी से कि पूरा गांव उसे एक हादसा समझ ले। लेकिन सच जब जमीन के नीचे छिपी कब्र से बाहर आया तो पूरे चिन्नाटी गांव की रूह कांप गई। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले का छोटा सा गांव चिन्नाटी, जहां 2 नवंबर 2025 की दोपहर एक सन्नाटा फैल गया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। गांव के दिहाड़ी मजदूर सुरेश और उनकी पत्नी भारती का 5 महीने का बेटा ध्रुवन अब इस दुनिया में नहीं था। सुरेश ने इस बेटे को पाने के लिए हजारों दुआएं की थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक मन्नत मानकर 1 लाख रुपए इकट्ठा किए थे कि अगर बेटा हुआ तो वो धार्मिक अनुष्ठान करवाएंगे। जुलाई 2025 में जब ध्रुवन जन्मा तो उनकी 2 बेटियों के बाद एक बेटे की चाह पूरी हो गई। लेकिन 5 महीने के बाद ही वह नन्हा बच्चा हमेशा के लिए सो गया। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे भारती ने घबराहट में सुरेश को बताया कि ध्रुवन की सांसें नहीं चल रही। वह उसे गोद में उठाकर दौड़ते हुए केला मंगलम के सरकारी हेल्थ सेंटर पहुंचे, पर डॉक्टरों ने केवल सिर हिलाकर कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक यह एक रेयर एक्सीडेंटल सफोकेशन जैसा मामला लग रहा था, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब माँ या बच्चा सो जाए और बच्चे की नाक माँ के सीने से दबकर हवा बंद हो जाए। भारती ने भी यही कहा कि दूध पिलाते पिलाते वह सो गई थी। ऐसे हालात में डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की सलाह दी, लेकिन अपने बच्चे के शरीर पर चीर फाड़ की कल्पना मात्र से सुरेश टूट गया और उन्होंने मना कर दिया। शाम तक परिजन इकट्ठा हुए और उसी गांव में ध्रुवन को दफना दिया गया। गांव में दुख और मातम था। लोग सुरेश भारती को ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन आंखों के आंसू हमेशा सच नहीं बोलते। यह बात कुछ दिनों बाद गांव वाले समझने वाले थे। 18 नवंबर 2025 को अचानक पुलिस, फॉरेंसिक टीम और मेडिकल स्टाफ चिन्नाटी गांव पहुंचे। ध्रुवन की वही कब्र फिर से खोदी जाने लगी। गांव वाले भौचक्के थे, और इससे भी बड़ा सदमा यह था कि खुद सुरेश भी पुलिस के साथ खड़ा था। कुछ ही समय में साफ हो गया कि ध्रुवन की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक प्लान की हुई हत्या थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर कौन ऐसा कर सकता है? यह सवाल गांव वालों के साथ साथ पुलिस के गले भी अटक रहा था। सुरेश और भारती की शादी को 6 साल हो चुके थे। 2 बेटियां, एक 5 साल की और एक 3 साल की थी। भारती को लगता था कि उनका परिवार पूरा हुआ, पर सुरेश एक बेटे की चाह में अड़े हुए था। जब भारती तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो वह अबॉर्शन करना चाहती थी। आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियां दोनों ही भारी थीं, लेकिन सुरेश ने साफ इनकार कर दिया। उसे लगता था कि बेटा उसकी इज्जत और परिवार की पूर्ति का अहम हिस्सा है। कुछ महीनों के बाद वही बच्चा ध्रुवन जन्मा और सुरेश के सपने सच हो गए। पर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी की नज़र में नहीं था। तकरीबन 3 साल पहले भारती की मुलाकात पड़ोस में रहने वाली 22 साल की सुमित्रा से हुई थी। दोनों जल्द ही बहुत करीब आ गईं। चूंकि सुरेश दिन भर मजदूरी पर रहता था तो सुमित्रा अक्सर घर आ जाती थी। यही दोस्ती धीरे धीरे एक रोमांटिक और फिर फिजिकल रिलेशन में बदल गई। इसी दौरान भारती ने चुपके से एक दूसरा मोबाइल फ़ोन खरीदा जो सिर्फ सुमित्रा से बात करने के लिए इस्तेमाल होता था। इतना ही नहीं, भारती ने सुमित्रा के नाम का टैटू अपने सीने पर बनवा लिया था। गांव में कानाफूसी शुरू हुई। सुरेश को शक हुआ और झगड़े बढ़ने लगे, और एक दिन भारती अपने मायके भी चली गई। लेकिन बात फिर सुलझा दी गई और वह वापस आ गई। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में भी भारती और सुमित्रा चोरी छिपे मिलते रहे, यहाँ तक कि इंटीमेट वीडियो और रील्स बनाते थे। एक बार सुरेश ने उन्हें इसी स्थिति में देख भी लिया था, लेकिन उसने घर, समाज और बच्चों के लिए सब संभालने की कोशिश की। सुमित्रा को गुस्सा आने लगा कि बच्चा आने के बाद भारती उससे बहुत कम बात करती है। उसने भावनात्मक दबाव डालना शुरू कर दिया। पहले तुम मेरे बिना रह नहीं सकती थी, अब पति और बच्चा ही नजर आता है, तुम मुझे भूल जाओ। भारी गिल्ट में डूबी भारती को लगने लगा कि सुमित्रा की नाराजगी का कारण उसका बच्चा है। दोपहर 3 बजे के करीब सुरेश अपनी बहन के साथ बाहर गया हुआ था। घर में बच्चे के रोने की आवाज़ और सुमित्रा का बढ़ता गुस्सा, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा जहर फैला दिया कि भारती का दिमाग संतुलन खो बैठा। सुमित्रा की बार बार कही बात ने जैसे उसके दिल में घर कर लिया था। बच्चा नहीं होगा तो हम दोनों चैन से रह नहीं पाएंगे, इसे खत्म कर दो। भारती ने 5 महीने के मासूम ध्रुवन को अपनी गोद में लिया और उसी गोद में उसकी मौत लिख दी। ध्रुवन की नाक और मुंह उसने अपने हाथों से दबाकर उसकी सांसें रोक दी। कुछ ही मिनटों में वह छोटा सा शरीर शांत हो गया। इस घिनौने काम के बाद भारती ने ध्रुवन की लाश की फोटो खींचकर
वही सुमित्रा को व्हाट्सएप भेज दी। साथ में उसने वॉइस नोट भी भेजा कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे पति और मेरे बच्चे से भी ज़्यादा। हत्या करने के बाद भारती ने रोने चिल्लाने का नाटक शुरू किया। पड़ोसी इकट्ठा हुए, सुरेश घर आया, सभी ने इसे एक दुखद दुर्घटना मान लिया। लेकिन 3 दिन के बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए तो एक मोबाइल फ़ोन तकिए के नीचे वाइब्रेट हुआ और सुरेश की ज़िंदगी पलट गई। उसने फ़ोन खोला तो वॉलपेपर पर भारती की फ़ोटो थी। व्हाट्सएप खोला तो सारी चैट, कॉल डिटेल्स और वीडियो कॉल और 2 वॉइस रिकॉर्डिंग, सब एक ही शख्स के साथ, सुमित्रा। और फिर उसे मिली अपने बेटे के शव की फ़ोटो और वो वॉइस नोट जिसमें सुमित्रा साफ कह रही थी कि बच्चे को ख़त्म कर दो, तभी हम साथ रह पाएंगे। सुरेश की दुनिया वहीं ढह गई। जब सुरेश ने भारती को कन्फ्रंट किया तो वह पहले झूठ बोल रही थी, लेकिन जब सुरेश ने सच बताने की विनती की तो उसने धीरे धीरे सब कबूल कर लिया कि हाँ, उसने ध्रुवन का मुंह नाक दबाकर उसे मारा था और सुमित्रा ने यह सब करने के लिए कहा था। सुरेश ने तुरंत वह फ़ोन पुलिस को सौंप दिया और वही फ़ोन ध्रुवन की मौत का सबसे बड़ा सबूत बन गया। पुलिस को फ़ोन में मिले फ़ोटो, चैट, कॉल लॉग और 2 वॉइस रिकॉर्डिंग, अपराध की कबूलनामा बातचीत, सब ने इस केस को क्रिस्टल क्लियर बना दिया। पुलिस ने भारती और सुमित्रा दोनों को गिरफ्तार किया। ध्रुवन की बॉडी कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। चिन्नाटी गांव, जो शुरू में दुख में डूबा हुआ था, अब गुस्से, सदमे और सवालों से भर चुका था, क्योंकि एक माँ ने उस बच्चे को मारा जिसे आमतौर पर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माँ की गोद मानी जाती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि यह बताती है कि हवस, ईर्ष्या और मानसिक असंतुलन किसी को भी राक्षस बना सकता है। रिश्तों के नाम पर किया गया मैनिपुलेशन इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां वो अपने ही बच्चे को दुश्मन समझने लगता है। और सबसे बड़ी बात, प्यार किसी को मारने की इजाज़त कभी नहीं देता।